Assalamu alaikum and how are you, my dear students? My subject is business economics and my name is Sania. In this lecture, I'll explain what is utility, what are goods, variables of economics. And in our outline of business economics, there are different theories. For example, the theory of consumers' behavior. And when we want to explain such type of theories, firstly we have to know what is utility, what are goods, what are human wants. And to explain different theories included in our outline, firstly we have no such type of terms using in economics or business economics. For example, if we want to explain the theory of consumers' behavior, a cardinal approach, we have to know what is utility, what is the short definition of utility, different types of utility, and when we will explain the utility, then we will be able to understand the cardinal approach towards to know the consumer's behavior. तो आइए चलें आज हम इन सब को एक्सप्लेन करते हैं कि डिमांड क्या है, डिमांड कर्व क्या है, सप्लाई क्या है, कंज्यूमर क्या है, टैक्स क्या है, एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स. फर्स्टली, व्हाट इज यूटिलिटी? अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन. consumer always wants to satisfy or to be satisfied by the quality of a thing or a commodity or a service that he is going to use. तो यूटिलिटी ये होती है कि कोई भी चीज़, किसी भी कमोडिटी सर्विस के अंदर ऐसी पावर जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, जो उस कंज्यूमर को उसकी जो क्वालिटी है, जो उसको जो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर उस चीज़ को, उस गुड को, सर्विस को यूज़ करके पा रहा है ना, तो जितनी भी जो भी अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो उसकी यूटिलिटी है. ठीक है. और इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं. पॉजिटिव यूटिलिटी होती है, जैसे जैसे किसी चीज़ की क्वांटिटी हम ज़्यादा करते जाते हैं ना, तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होता जाता है. इसको हम पॉजिटिव यूटिलिटी कहते हैं. कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे. देन आगे एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पे अगर हम मज़ीद क्वांटिटी ऐड करते हैं ना उस कमोडिटी की, उस सर्विस की, तो हमें कोई हमारी सेटिस्फेक्शन ज़ीरो पे चली जाती है, और फिर उसको सैचुरेशन पॉइंट या ज़ीरो यूटिलिटी कहते हैं. देन उसके बाद हमारी जो सेटिस्फेक्शन होती है, जैसे जैसे हम क्वांटिटी यूज़ करते हैं मज़ीद उस चीज़ की, तो वो कम होना स्टार्ट हो जाती है. इट मीन्स कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उस चीज़ को जितना यूज़ करते हैं ना, पहले हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, लेकिन फिर कम होना स्टार्ट हो जाती है उस चीज़ को यूज़ करके. तो उससे क्या होता है कि उससे नेगेटिव यूटिलिटी. तो ये चीज़ें भी हम कार्डिनल अप्रोच के में पढ़ेंगे. लेकिन फर्स्टली यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ यूटिलिटी. इट इज़ द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन विच अ कंज्यूमर ऑब्टेन्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस ड्यूरिंग सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. क्या है गुड्स? क्या है? एनी मटीरियल और थिंग विच पीपल वांट टू यूज़. कोई भी चीज़ जो हम यूज़ करना चाहते हैं, गुड्स. हम कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, वो गुड्स है. कोई भी चीज़, कोई फर्म कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, वो इट मीन्स कि वो गुड, वो सर्विस प्रोड्यूस कर रही है. और अच्छा, गुड्स के अंदर ना कुछ भी आ जाता है, ये फ्री भी होती है. लाइक एयर और इकोनॉमिक गुड्स भी हो सकती हैं ना, जिनको हम इनकम से परचेज़ कर रहे होते हैं. कोई भी चीज़ जो हम किचन में मटेरियल यूज़ करते हैं, हमारी लाइफ के अंदर जो चीज़ें, हमारे बेडरूम्स के अंदर जो कुछ यूज़ हो रहा है, या कुछ भी जो अपनी लाइफ के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो सारी गुड्स हैं. ठीक है. और कुछ ऐसे फ्री गुड्स होती हैं. फॉर एग्जांपल एयर है, वाटर है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, वो भी गुड होती है. अ गुड विच हैज़ यूटिलिटी फॉर ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड. मतलब कोई भी गुड जिससे फॉर एग्जांपल हम यूटिलिटी लेवल हमारा इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, या जिससे भी हम यूटिलिटी हासिल करते हैं, हम सेटिस्फाई होते हैं, हम किसी भी चीज़ को जिसको हम यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड गुड्स.
देन आ गया कि ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं. इट मीन्स द डिज़ायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन वांट्स क्या है, हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, हमारी ख्वाहिशात होती हैं ना, टू गेट एंड यूज़ समथिंग विच प्रोवाइड्स यूटिलिटी. कि हम ऐसी चीज़ यूज़ करना चाहते होते हैं जिससे हम सेटिस्फाई हो, या जिससे कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बेसिक नीड्स के अंदर आती है और हम उसको और डिफरेंट फॉर्म्स उसको प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी ह्यूमन वांट्स होती हैं. ठीक है, हम उनको हासिल करना चाहते होते हैं, हम उनसे सेटिस्फाई होना चाहते होते हैं. तो ह्यूमन ह्यूमन वांट्स भी और ऑफ टू टाइप्स. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक वांट्स होती हैं और नॉन इकोनॉमिक वांट्स. इकोनॉमिक वांट्स के अंदर जैसा कि विच कैन बी सेट ऑल द थिंग्स दैट कैन सेटिस्फाई अस and we can get satisfaction from them by spending money. Yeah, we get them from by spending money. We spend money to purchase them, to get satisfaction from them, are our human economic wants. Non economic wants क्या हैं, human desires which can be satisfied without the use of money. For example, desire for friendship. In economics we study only economic wants. नॉन इकोनॉमिक wants में तो कुछ भी आ जाता है. एयर से भी हम सेटिस्फाई आ रहे हैं, हमें ब्रीदिंग के लिए एक फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है. ऐसे ही हमें अपनी लाइफ के अंदर, और वो हमें फ्री मिल रही है, वो इकोनॉमिक वांट्स के अंदर नहीं आती, वो नॉन इकोनॉमिक वांट्स के अंदर आती है. बट इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स और इनके अंदर जो डिफरेंट टर्म्स, उनके अंदर हम इसको स्टडी नहीं करते. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक वांट्स क्या हैं, फ्रेंडशिप की आपकी डिज़ायर है, आप एक जो है ना कोई भी फ्रेंडशिप के अंदर जो अपने रिलेटिव्स में एक आप अपने फैमिली बॉन्ड को एक स्ट्रॉन्ग करना चाहते होते हैं. तो इस तरह की जो हमारी विश होती हैं, ऐसी विशेस. लेकिन ये विशेस क्या होती हैं कि ये इनकम मनी स्पेंड करके नहीं ले सकते. तो ये जो हमारी विशेस होती हैं ना, डिज़ायर्स होती हैं, हम क्योंकि मनी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करके नहीं गेन करते, तो ये हमारी नॉन इकोनॉमिक वांट्स होती हैं. ऐसी नेक्स्ट में हमारा आता है कैपिटल गुड्स. क्या है कैपिटल गुड्स, भी आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बार बार यूज़ हो रहा होगा. जितनी भी द प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई अवर वांट्स इनडायरेक्टली बाय मेकिंग पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स. कैपिटल गुड्स फॉर एग्जांपल मशीनरी वगैरह हम यूज़ करते हैं, ये जितना भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं वो कैपिटल गुड्स के अंदर आता है. एक तो होता है ना कैपिटल. कैपिटल कोई भी सरमाया होता है, आप मनी की शक्ल में लगा रहे हो, किसी भी सूरत लगा रहे हो ना, फिज़िकली मेंटली आप किसी फर्म को सपोर्ट करके वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, तो वो सारा कैपिटल है, मतलब आप इतना उस पर खर्च कर रहे हो. लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें जो मशीनरी या इक्विपमेंट्स वगैरह होती हैं जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, चीज़ें गुड्स कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमारी कैपिटल गुड्स के अंदर आती हैं. हु इज़ कंज्यूमर, द पर्सन हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट इकोनॉमिक वांट्स इज कॉल्ड कंज्यूमर. कंज्यूमर मीन्स सारिफ, जो कोई भी पर्सन जो क्या कर रहा है कि जो चीज़ें ख़रीद रहा है, परचेज़ कर रहा है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, मनी स्पेंड कर रहा है, डिमांड कर रहा है डिफरेंट चीज़ों को, वो कंज्यूमर है. ठीक है, अपनी जो बेसिक लाइफ की नीड्स हैं, या वैसे वो डिफरेंट कोई भी, वो जो कंज्यूमर मीन्स कि कोई भी, हम लोग सारे कंज्यूमर होते हैं, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं. एवरीडे लाइफ के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना मनी स्पेंड करके, तो हम कंज्यूमर हैं. कंज्यूमर्स बिहेवियर क्या है, मैंने आपको बताया कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आउटलाइन के अंदर. तो बिहेवियर विच अ कंज्यूमर अडॉप्ट्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन विद लिमिटेड रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंज्यूमर्स बिहेवियर. कि कोई भी कंज्यूमर है ना, तो उसका ये बिहेवियर होता है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी के अंदर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करना चाहता है अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर. ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन वो उसको ऐसे यूज़ करना चाहता होता है कि उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी हो जाएं और इसके साथ वो सेटिस्फाई हो जाए. ठीक है, तो ये वो कैसे ख़ुद को सेटिस्फाई करना चाहता है,
या वो कैसे यूटिलिटी गेन करता है, कैसे कैसे वो क्वांटिटी मज़ीद ऐड करके तो क्या करता है कि उसकी अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, कंज्यूमर्स बिहेवियर के अंदर, और कार्डिनल अप्रोच के थ्रू इसको स्टडी किया जाता है। व्हाट इज़ प्रोडक्शन? द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच फेच अ प्राइस इन द मार्केट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। कोई भी चीज़ जो हम प्रोड्यूस करते हैं फिर हम उसको क्या करते हैं कि मार्केट के अंदर लाया जाता है उन चीज़ों को, और फिर कंज्यूमर्स उनको परचेज़ करते हैं। और जो क्या होती है, और जो फर्म होती है जो वो चीज़ प्रोड्यूस कर रही होती है, कॉस्ट लगा उस पर कॉस्ट आ रही होती है, लागत आ रही होती है वो चीज़ प्रोड्यूस करने की, तो वो मार्केट के अंदर मतलब वो जितनी भी चीज़ प्रोड्यूस करती है मार्केट के अंदर फिर ले के आती है, तो वो क्या है, कंज्यूमर्स को सर्व कर रही होती है और प्रॉफिट गेन कर रही होती है। वो क्या होती है, वो हमारी प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्ट क्या होती है, कोई भी कमोडिटी, कोई भी थिंग जो एक फर्म प्रोड्यूस कर रही होती है ना, ठीक है, मार्केट के अंदर जो चीज़ बिक रही होती है वो क्या होती है, कोई भी गुड, कोई भी सर्विस, कमोडिटी, उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट होती है। और प्रोड्यूसर कौन होता है, द प्रोड्यूसर वो पर्सन और अ फर्म वो प्रोड्यूसेस गुड्स और सर्विसेज। मतलब प्रोड्यूसर का मतलब है कि कोई भी जो भी बंदा जो फर्म का ओनर है या जो फर्म है वो जो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, कोई भी कमोडिटी, कोई भी सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, तो वो प्रोड्यूसर होता है। इनकम क्या है, इनकम एक ऐसी टर्म है that is used to describe the amount of wealth that an entity can comfortably spend during a specific period of time. इनकम, इनकम क्या है, अमाउंट ऑफ वेल्थ है ना। इनकम क्या होती है, हमारी आमदनी होती है। और इनकम ये है कि जो जो अमाउंट ना हम लगा रहे होते हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर स्पेंड कर रहे होते हैं कमोडिटीज, सर्विसेज या बेसिक नीड्स को गेन करने के लिए, हम जो अपनी आमदनी लगा रहे होते हैं ना, वो हमारी इनकम होती है। नेक्स्ट आगे क्या है कि डिमांड क्या है हमारी, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी होती है ना और सर्विस विच अ बायर इज़ विलिंग, मतलब कोई भी कमोडिटी, कोई भी थिंग जिसको एक बायर जो होता है ना वो विलिंग है, वो उस चीज़ को परचेज़ करना चाहता है, ठीक है, तो वो डिमांड होती है, ठीक है। और इसके भी डिफरेंट रूल्स होते हैं, अच्छा वो हम आगे पढ़ेंगे। डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व है ना रिप्रेजेंट करता है कि दैट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक प्राइसेस ऑफ अ गुड और सर्विस एंड क्वांटिटी डिमांडेड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। कि जब डिफरेंट असम्पशंस भी होते हैं ना इस रूल के अंदर। वैसे तो ये है ना कि व्हेन प्राइस डिक्रीजेस ऑफ एनी कमोडिटी, तो क्या होता है, डिमांड, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस ऑफ एनी कमोडिटी द डिमांड डिक्रीजेस, increases. When the price decreases the demand increases, and when the price of any commodity increases the demand of this thing decreases. डिमांड कम, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल आप खुद देखते रहते हैं कि किसी भी चीज़ की मार्केट के अंदर जब प्राइस कम होती है तो ज़्यादा बायर्स विलिंग होते हैं उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए, ठीक है, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है, जो डिमांड कर्व है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि दैट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब है कि जो डिफरेंट दूसरे अजम्पशंस ऑफ डिमांड के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि ऐसा भी होता है कि कुछ और चीज़ें, कभी कभी कुछ और भी ऐसा नहीं भी होता कि वह जो प्राइस कभी इंक्रीज़ नहीं भी होती तो डिमांड कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि उस चीज़ की क्वालिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो जब किसी चीज़ की क्वालिटी कम हो जाती है ना, तो उस चीज़ की प्राइस कितनी भी लो कर लेना, उसको परचेज़ करने वाले लोग कम होंगे, कंज्यूमर उसको कम, उनकी जो कंज्यूमर है ना उसको मतलब लेना प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की कुछ अजम्पशंस भी होती हैं। लेकिन इसके अलावा एक ये डिमांड कर्व, इस चीज़ को डिमांड कर्व जस्ट प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताता है, सही है। तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ और भी अजम्पशन, कुछ कंडीशंस हैं जो हो जाएं तो डिमांड कर्व जो है ना वहाँ पे इस रूल का इम्प्लीमेंट नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे तो प्राइस अगर किसी चीज़ की कम होती है ना तो क्या होता है कि
उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कभी ऐसे भी हो जाता है कि प्राइस भी कम हो गई है लेकिन उस चीज़ की क्वालिटी भी कम हो गई है, तो फिर कंज्यूमर उसको कम डिमांड करेंगे, ठीक है। तो फिर ये होगा कि उसकी प्राइस भी कम रहेगी और डिमांड भी कम ही रहेगी। लेकिन और एक और चीज़ भी होती है कि कभी कभी उस चीज़ का फैशन ज़्यादा, प्राइस भी ज़्यादा हुई है लेकिन उस चीज़ का स्टाइल फैशन जो है ना वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ऐसा ब्रांड है ना, मतलब जब वैसे भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा इन हो गई है, फैशन में आ गई है, तो फिर भी ज़्यादा कंज्यूमर की वांट्स में वो उसको गेन करना परचेज़ करेंगे। तो हालांकि उसकी प्राइस कम हुई थी तो डिमांड कम होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उस चीज़ का फैशन ज़्यादा हुआ है तो उसकी डिमांड भी। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो हो जाएं तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना ये काम नहीं करता। लेकिन वैसे जो डिमांड कर्व है, ये लॉ ऑफ डिमांड है ना, वो ये बताता है द क्वांटिटी डिमांडेड contracts when price increases and the quantity demanded extends when price decreases। प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होती है। सप्लाई क्या है? कोई भी अमाउंट ऑफ कमोडिटी जो एक ये सर्विस है जो एक सेलर इज़ विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड डिमांड। ऐसी सप्लाई है। सप्लाई क्या है? कोई भी फर्म कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है और उसको विलिंगली मार्केट के अंदर किसी भी क्वांटिटी में वो चीज़ वो बेचना चाह रही है, तो उसको वो चीज़ क्या होती है, गिवन एक टाइम पीरियड में वो उस चीज़ की सप्लाई होती है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, मतलब कोई भी कमोडिटी, कोई भी थिंग जो वो प्रोड्यूस कर रही है और एक स्पेसिफिक कीमत के ऊपर, अमाउंट स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर वो उस चीज़ को विलिंग है ना देने के लिए, कंज्यूमर्स को सर्व करने के लिए, तो वो सप्लाई, ऐसी सप्लाई कर्व होता है। डिमांड में तो हमने पढ़ा था ना कि डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम हुई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे किसी सप्लाई कर्व, अच्छा सप्लाई कर्व क्या है? सप्लाई कर्व टेल्स व्हाट इज़ द रिलेशनशिप इन in supply and in a quantity of a thing that a firm is going to sell, and the relation commodity of between the commodity of a thing or प्राइस, ठीक है। कि उस चीज़ की प्राइस के अंदर उस चीज़ की उस जो भी कमोडिटी कोई भी थिंग है ना उसकी, मतलब उसके दरमियान क्या दोनों के दरमियान उनका रिलेशनशिप क्या है, वो सप्लाई कर्व इस चीज़ को बताता है। प्राइस और सप्लाई की, किसी भी चीज़ की प्राइस और सप्लाई के अंदर रिलेशनशिप क्या है। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है? लॉ ऑफ सप्लाई भी इस चीज़ के लॉ ऑफ सप्लाई ये है कि द क्वांटिटी सप्लाइड एक्सटेंड्स व्हेन प्राइस इंक्रीजेज। किसी भी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है तो जो क्वांटिटी हम फर्म सप्लाई कर रही होती है ना, वो उस चीज़ का वो ज़्यादा उस चीज़ को सप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। मतलब ज़्यादा वो ज़्यादा उस चीज़ को, उस कमोडिटी को जिसकी डिमांड ज़्यादा है ना या उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाह रही है। और ऐसी जब किसी भी कमोडिटी और सर्विस की थिंग की जो प्राइस है ना मार्केट के अंदर कम है ना, लो है ना, तो वो उस चीज़ की सप्लाई कम कर देती है। तो ये है रिलेशनशिप, ये है लॉ ऑफ सप्लाई जो हमें बताता है, जो एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। नेक्स्ट आ गया है कि मार्केट क्या होती है। मार्केट इज़ एन अरेंजमेंट दैट अलाउज बायर्स एंड सेलर्स टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट फर्म्स अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करके वहाँ पे मार्केट के अंदर ला रही होती हैं और वहाँ पे डिफरेंट जो बायर्स होते हैं वो वहाँ से चीज़ों को परचेज कर रहे होते हैं, तो ये एक मार्केट होता है, ठीक है। और एक ग्रुप है जहाँ पे ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जो है ना एक्सचेंज करते हैं कि डिफरेंट फार्म्स अपनी चीज़ों को वहाँ पे बेच कर तो मनी गेन कर रही हैं, ठीक है, और प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। और इसी तरह जो डिफरेंट जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ से चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों को परचेज़ करके उसकी पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये मार्केट है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसी रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू ये होता है ना कि आप जितना भी गेन कर रहे हो, मतलब क्वांटिटी को, फॉर एग्जांपल किसी भी फर्म ने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की, फॉर एग्जांपल टू क्वांटिटी है कि उन्होंने, और उसकी जो प्राइस है ना वो अगर 10,000 है, 10,000 दोनों की है, तो उसका रेवेन्यू क्या है, मतलब
उन्होंने 2 चीज़ें प्रोड्यूस की हैं और उसका जो प्राइस है उनकी वो 10,000 थी। तो इट मीन्स कि उसका जो रेवेन्यू है 10,000 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 10,000 इंटू 2 इज़ इक्वल टू क्या होगा रेवेन्यू, और वो क्या है 20,000। मतलब एक चीज़ की कीमत 10,000 है ना, तो उन्होंने दो चीज़ें प्रोड्यूस की और 10,000 में उन्होंने क्या किया सेल किए हैं। तो वो क्या है उसका जो उनकी जो रेवेन्यू है ना, टोटल रेवेन्यू पी को इट मीन्स प्राइस को जो 10,000 थी दोनों की, उसको क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने से, और क्वांटिटी क्या थी ऑफ अ कमोडिटी 2 थी ना, तो पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने से जो है ना वो क्या आएगा आर, यानी कि रेवेन्यू आएगा। मतलब आप जितना भी कोई चीज़ बेच करना, आपने एक चीज़ बेची तो आपने 10,000 कमाया, 2 बेची तो आपने क्या 20 कमा लिया, तो ये जो 20 है ना ये आपका रेवेन्यू है। फर्म क्या होती है, एक बिजनेस यूनिट होती है, ठीक है, जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वहाँ पे मैनेजर्स होते हैं, वाइस मैनेजर्स होते हैं जो चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, ओनर होता है फर्म का जो कॉस्ट मतलब डिफरेंट जो इस पर लागत लगा रहा होता है, उसने वर्कर्स को रखा हुआ होता है, लेबर्स को वो मेंटली फिजिकली मतलब स्पेंड कर रहा होता है और फाइनेंशियली भी स्पेंड कर रहा होता है उसके ऊपर, जो ओनर होता है, तो वो क्या होती है फर्म होती है, ठीक है। जहाँ पे सुपरवाइजर्स और या डिफरेंट जो मैनेजर होता है, ठीक है, तो वो काम कर रहे होते हैं और वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे होते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, एंड दीज गुड्स और सर्विसेज इन द मार्केट एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट और लॉस, कि वो जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितना लॉस करते हैं या कुछ या प्रॉफिट अर्न करते हैं, उनका लॉस हो रहा है या वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। तो फर्म क्या है कि जहाँ पे बिजनेस यूनिट होती है, जहाँ पे मैनेजर्स और वर्कर्स और सुपरविजन हो रही होती है, और जहाँ पे अर्न करने की कोशिश की जा रही होती है, चीज़ें प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही होती है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, अच्छा कोई भी द फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर टर्म्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि वी हैव द इसके जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लैंड है, लेबर है। लैंड जो टर्म लैंड है इज meant not only land in the strict sense of word but whole of the materials or the forces which nature gives freely for man's aid। लैंड के अंदर कुछ भी आता है, जो भी ना मतलब लैंड के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं ना किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो लैंड में आता है। ये नहीं है कि कोई ज़मीन का टुकड़ा, ये ज़मीन जहाँ पे काम हो रहा है लैंड ज़मीन नहीं है, ये मतलब ना जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं ना कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो किस में आते हैं, वो लैंड में आते हैं। ऐसी लेबर है, लेबर एक मेंटल फिजिकल जो है ना एक्सर्शन होती है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर, मतलब आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं लेबर में ये आता है कि एक तो होती है ना कॉस्ट होती है आपकी, या कैपिटल आप जो लगा, नेक्स्ट में कि कैपिटल क्या है, कैपिटल ये है कि आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना वो आपका कैपिटल है। आप जो इक्विपमेंट्स वगैरह वहाँ पे लाने के लिए कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली जितना एक कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल्स जो ख़रीदने के लिए आप बेशक जो है ना इंपोर्ट कर रहे हो, अगर रॉ मटेरियल कुछ चीज़ों के लिए हमें रॉ मटेरियल बाहर से फॉरेन कंट्रीज से मंगवाना पड़ता है, तो वो क्या होगा, वो भी वो कैपिटल है। मतलब आप फाइनेंशियली जितना वर्कर्स को पे कर रहे हो ना, पेमेंट कर रहे हो कोई चीज़ प्रोड्यूस करवाने के लिए, तो वो कैपिटल में आता है, यानी आप इन्वेस्ट कर रहे हो जितना। और लेबर जो होता है कि मेंटली और फिजिकली जो काम होता है, मैनेजर्स भी मेंटली सोच रहा है, वर्कर्स डिफरेंट जो है ना वो फिजिकली काम कर रहे हैं कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये आपका लेबर में आता है, ठीक है। ऐसी एक और चीज़ भी आप समझ लें कि व्हाट इज़ अ कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने का जितना भी खर्चा आपका आ रहा है ना वो क्या है, आपकी वो कॉस्ट होती है, ठीक है। और एक होती है ना आपकी कॉस्ट, एक होती है आपकी रेवेन्यू, ठीक है, और एक क्या होती है आपकी प्रॉफिट होता है। अच्छा कॉस्ट वो है कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए आपने जितना भी आपका खर्चा है वो आपकी कॉस्ट है। रेवेन्यू क्या है कि आपने वो चीज़ टोटल जो चीज़ है ना जितने में बेची है, जितनी भी क्वांटिटी थी और उसकी प्राइस लगा कर ना जितने में वो चीज़ बेची है ना वो आपका रेवेन्यू है। और आपके कॉस्ट रेवेन्यू में से मतलब आपने जितना कुल कमाया ना उसमें से आपने जो खर्चा किया था वो निकाल दो तो क्या आता है, आपका प्रॉफिट आता है। इट मीन्स कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये चीज़ें थी डिफरेंट, ये वेरिएबल्स थे इकोनॉमिक्स के और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम इनको
मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह एंड टेक केयर।